बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के 4:03 हुआ चाहते हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले गडोल कुकरनाग का एनकाउंटर 6ठे रोज में दाखिल। लगातार सुबह से ही फायरिंग का सिलसिला जारी था और फौज ने पहले ही एक डेड बॉडी को यहां से रिकवर करने का दावा किया है और मुमकिना तौर पर ये जो बॉडी है ये मिलिटेंट की बताई जा रही है। हालांकि क्या इसमें जो पहले से ही फोर्सेस की जानिब से कहा गया था कि यहाँ पर 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी है, जिसमें 2 फॉरेन मिलिटेंट है और एक लोकल उजैर जिसका नाम बताया जा रहा था उजैर खान। इन 3 में से किसकी ये बॉडी है इसकी अभी कोई तस्दीक नहीं हुई है। हालांकि खबर आ रही है कि फॉरेंसिक लैब की जो एक वैन है वो सैंपल कलेक्शन के लिए यहाँ पर लाई गई है। और क्या है पूरी मुकम्मल खबर हम आपको इस एनकाउंटर के हवाले से पहुंचाएंगे, क्योंकि 6ठे रोज में दाखिल हो चुका है यह एनकाउंटर, जिसमें पहले ही 2 फौजी ऑफिसर्स, जिसमें एक कर्नल, एक मेजर, एक डीएसपी और उसके साथ साथ एक फौजी एहलकार जाम बैक हो गए हैं। एक बड़ा एनकाउंटर, तवील तरीन का एनकाउंटर इसे तस्वर किया जाता है। और रिसेंट पास्ट में अगर देखा जाए तो कश्मीर वादी के अंदर एक बड़ा एनकाउंटर है जिसमें अभी तक 6 दिन गुजर चुके हैं, यानी 6ठे रोज में ये दाखिल हो चुका है। फोर्सेस की जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं। फौज डे फर्स्ट से ही इस इलाके को कॉर्डन में ले चुकी है। रात के दौरान लाइट्स भी इंस्टॉल की जाती है। दिन के अवकात में काफी ज्यादा बमबारी भी यहाँ सुनने को और देखने को मिल रही है। और कल ही हमने देखा कि इन जंगलात के अंदर जो बमबारी हुई थी तो वो आग के शैले भी दूर दूर से नजर आ रहे थे, धुआं भी दूर दूर से नजर आ रहा था। लेकिन आज सुबह से हल्के हल्के से ही, वक्फे से ही, लेकिन गोलियों का सिलसिला जो था वो जारी था। क्या ये गोलियों का तबादला भी था, ये अभी तक जो है सामने नहीं आया है। पीर मुजफ्फर हमें लगातार ग्राउंड जीरो से ही अपडेट कर रहे हैं। हालांकि वहां पर मीडिया के जितने भी नुमाइंदे हैं उन्हें 3-3.5 किलोमीटर दूर जो ये एनकाउंटर साइट है वहां दूर रखा गया है, लगभग 3.5 किलोमीटर दूर से ही। लेकिन उन्होंने वहां से कौन सी खबरें हासिल की हैं मुजफ्फर से ही जानने की कोशिश करी है। मुजफ्फर, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि माना जा रहा है कि एक वैन फॉरेंसिक लैब भी यहाँ लाई गई है, क्या अपडेट है इस हवाले से? फिलहाल अगर हम गडोल कुकरनाग ऑपरेशन की बात करें, एक तो ये एनकाउंटर अब तक है और अपने आप में इसकी अब अहमियत बन गई है, क्योंकि आए रोज आप देख रहे हैं कि गडोल कुकरनाग का एनकाउंटर और गडोल बिल्कुल ये एरिया इस वक्त सुर्खियों में आ रहा है। मैं बता दूं आज की बात, जब ये आज 6ठवें रोज में दाखिल हुआ है तो सुबह से ही यहाँ पे वक्फे से गोलाबारी सुनने को हमें मिल रही है। यहाँ कहीं कहीं हम वो शॉट्स भी कर रहे हैं अपने कैमरा में अक्सबंद। लेकिन मामला यह है कि आज एनकाउंटर ने उस वक्त एक नया मोड़ पकड़ा है जब देर रात जब यहाँ पे स्टैंड यानी कि ऑपरेशन को सिक्योरिटी फोर्सेस या तो अंधेरे के कारण या तो वो स्टैंड पे इसको रखते हैं या हॉल्ट पे, लेकिन देर रात एक खबर गश्त करने लगी कि सर्च के दौरान जो हाइट थी वहां से सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक जली हुई लाश पाई, लेकिन ताहाल अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो रही है। इस जमाने में अगर कोई अभी हमें न कोई ऑफिशियल जरा तस्दीक कर रहा है और न ही कोई ट्वीट आ रहा है, लेकिन मैं बता दूं उसमें यह भी कहा गया था कि जो मुकामी लोकल मिलिटेंट, क्योंकि मैं बता दूं सबसे पहले हिलाल अगर हम इस तवील तरह एनकाउंटर की बात करें, जब से यहाँ पे एनकाउंटर शुरू हुआ इसमें सबसे पहले जो भारतीय सेना उनको भी नुकसान उठाना पड़ा, साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस को। तब से ये अब फूंक कर कदम डाल रही है। लेकिन आज बड़ी पेशरफ्ती हुई फौज को कि उन्होंने कहा कि हम बराबर उस जगह तक पहुंचने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एक तो पहली उन्होंने जंगल को सील करके रखा है और पूरी तरह इसको खंगाला जा रहा है। लेकिन बड़ी कामयाबी वो बता रहे हैं कि जब ड्रोन के जरिए से एक फुटेज सामने आई थी जिसमें कुछ तस्वीरें भी हमने देखी, जो फौज का दावा है कि हमने उस हाइट को बस्ट किया और मूवमेंट भी वहां पे कुछ नजर आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस का ये खदशा था जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं वो छुपे हुए मिलिटेंट हो सकते हैं। लेकिन देर रात जो ये जली हुई लाश उन्होंने रिकवर की है, डेड बॉडी, अभी तक उसकी तो शिनाख्त नहीं हो रही है। लेकिन अभी जो फॉरेंसिक वैन है वो यहां से गई है, क्योंकि उन्होंने उसमें भी ये लिखा था कि जो लोकल मिलिटेंट है मुकामी उसके अफराद खाने को तलब किया जाएगा और उनसे जो डीएनए सैंपल वो कलेक्ट
कलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन हिलाल फिर से मैं दिखाना चाहूंगा, ये वही पहाड़ी को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोटिव बनाया, क्योंकि गोलाबारी के साथ साथ पहली बार देखा जा रहा है ड्रोन के एक तो नजर रखी जा रही है, लेकिन ड्रोन ने भी यहाँ पे अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए ऐसे ठिकानों पे गोलाबारी की जहां फौज को पहली शक था कि कहीं ना कहीं ये मिलिटेंट के ठिकाने हैं। लेकिन तस्वीर अभी साफ नहीं है, तस्वीर अभी साफ नहीं है कि कितने मिलिटेंट मारे गए हैं, कितने मिलिटेंटों की मौजूदगी है। इस हवाले से अभी भी जो तजब्जुब है वो बना हुआ है, क्योंकि जैसे कि आपने खुद भी कहा कि फौज की जानिब से ये रिवील नहीं किया जाता है कि अभी स्टेटस क्या है, कोई तस्दीक नहीं हो रही। बराबर हिलाल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अभी तक फौज भी ये पुष्टि नहीं कर पाती है कि आया कि कितने मिलिटेंट्स हो सकते हैं, या इनमें से कितनों को हमने मतलब न्यूट्रलाइज किया है, कितने गन डाउन किए हैं। लेकिन जो ड्रोन फुटेज से उन्होंने 2 डेड बॉडीज को वहां पे पाया था, लेकिन एक को फिलहाल उन्होंने रिकवर किया है देर रात। अब ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो शुबा है ये लोकल मिलिटेंट हो सकता है। अब इसीलिए फॉरेंसिक वैन को भी तलब किया गया और जो उसके अपराध खाना उनसे डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किया जाए। अब तभी तो ये पूरी जो ये तस्वीर ये अया होगी जब ये सैंपल्स, जब इसका रिपोर्ट वो मंजर आ पाएगा। लेकिन साथ ही हिलाल में बता दूं कि आज दिन भर जो कार्रवाई रही, एक तो हमने पाया है वक्फे से गोलाबारी हो, लेकिन दूसरी तरफ जो फौज की पेशकदमी है बिल्कुल वो अब जंगल के अंदर घुस गए हैं और उसी ठिकाने की ओर उनका इस वक्त जो असली जो हदफ है वो पेशकदमी, यानी उस पर्टिकुलर जगह पर फोर्सेस पेशकदमी कर रही हैं। मुजफ्फर बता रही हैं। आपका मुजफ्फर बहुत बहुत शुक्रिया हमें गडोल कुकरनाग से पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन अभी भी तस्वीर साफ नहीं है कि कितने मिलिटेंट हैं और कितने मारे गए हैं, कितने जिंदा है। इस हवाले से अभी भी कोई तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि एक डेड बॉडी उससे रिकवर किया गया है और खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, या एक जरूरत, कानूनी जरूरत हो सकती है कि डीएनए किया जाए कि कहीं ये लोकल मिलिटेंट जो उजैर खान है कहीं वो तो नहीं है। इस निस्बत से जो कानूनी पहलू है उनको जांचा जा रहा है। नाज़रीन, इसी गडोल कुकरनाग इलाके के अंदर जो ये एनकाउंटर हुआ, इसमें एक डीएसपी हुमायूं हसन भट्ट जो कि असल में त्राल के रहने वाले हैं, लेकिन फिल वक्त श्रीनगर के एयरपोर्ट के नजदीक जो फ्रेंड्स एनक्लेव हुमामा है वहां पर रिहाइश पजीर थे और उनकी इसमें मौत वाक़ा हुई थी। वो जाम बैक हुए थे, लेकिन उनके घर ताज़ियत पुरसी का सिलसिला लगातार जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के डीआईजी एसएसपी बडगाम के हमरा आज वो हुमायूं जो भट्ट है, डीएसपी हुमायूं भट्ट मरहूम, उनके घर गए, उनके लवाहिकीन के साथ ताज़ियत पुरसी की है। और गुलाम हसन भट्ट जो कि खुद एक आईजी रह चुके हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उन्हें यहाँ ताज़ियत पुरसी करते हुए ये तस्वीरें हम आपकी नजर कर रहे हैं। और इस दौरान जो हुमायूं भट्ट है उन्हें खराज तहसीन भी पेश की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से भी। और सख्त कड़े सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज हुमामा के इस जो फ्रेंड्स एनक्लेव कॉलोनी है जहां पर गुलाम हसन भट्ट की फैमिली है, जिनके फर्जन ने इस एनकाउंटर के अंदर अपनी जान जो है दी हुई है, उनकी ताज़ियत पुरसी के लिए यहाँ पर जो डिविजनल सतह या स्टेट लेवल की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, लेफ्टिनेंट गवर्नर समेत, वो आज उनके घर आए हुए थे। चले, लेफ्टिनेंट गवर्नर का जिक्र है, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर आज बडगाम भी गए, जहां पर उन्होंने आज ऋषिपुरा बडगाम के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की संग बुनियाद रखी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हमरा अरुण कुमार मेहता, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी नजीर अहमद खान और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के अलावा जो कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ है वो भी यहां पर मौजूद थे। और इस दौरान उन्होंने इस अस्पताल की संग बुनियाद यहां पर रखी और यह भी बताया गया और कि ये जो हॉस्पिटल है ये 125 बिस्तरे वाला हॉस्पिटल है और इसे 2 साल की मुद्दत के अंदर अंदर मुकम्मल किया जाएगा। और इस निस्बत से लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत जो है वो इस अस्पताल पर आ जाएगी।
लेकिन इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि तामीर और तरक्की तभी आगे बढ़ सकती है जब अमन कायम होगा, और अमन कायम करने के लिए जहां लोग अपना रोल अदा कर रहे हैं, वही फोर्सेस की जो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी की जो एजेंसीज हैं, वो भी अपना काम कर रही हैं। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहां तकरीर के दौरान कहा। आतंकवादियों से लड़ते हुए अपने जान की बाजी लगा रहे हैं, तो जीवन को कुर्बान दे रहे हैं। चाहे वो मनप्रीत, आशीष, हुमायूं भट्ट, मुदस्सिर, सैफुल्लाह जैसे हमारे बेटे, जिन्होंने आपके अमन चैन के लिए, आपकी खुशहाली के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। और इसलिए ये सोचने की जरूरत कि हम क्या कर सकते हैं, हम नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में क्या योगदान दे सकते हैं, और इस सोच के साथ यदि हर नागरिक अपने अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करेगा, तो मुझे लगता है फिर कोई ताकत जम्मू कश्मीर को विकसित होने से रोक नहीं सकती है। सबसे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि ऐसे जो तत्व हैं जो समाज में अभी भी कोशिश कर रहे हैं घृणा की भावना कैसे बढ़ाई जाए, एक दूसरे के प्रति असंतोष कैसे पैदा किया जाए, शांति में कैसे खलल डाला जाए, जम्मू कश्मीर की समृद्धि में कैसे रुकावट डाली जाए, मेरा निवेदन होगा कि आप इन तत्वों को पहचानिए और इनसे समाज को बचाइए। ऐसे अनेक चेहरे कई बेनकाब हो गए हैं, कई अभी भी पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। उन चेहरों को आप अच्छी तरह पहचानते हैं, और अब वक्त आ गया कि हर घर से आवाज उठनी चाहिए कि अगर हमें भविष्य की नस्लों के लिए अस्थायी रूप से खुशहाल जम्मू कश्मीर देखना है, एक ऐसा जम्मू कश्मीर जहां पूरा अमन और चैन हो, तो कॉन्फ्लिक्ट, प्रोफिटियर और टेरर इकोसिस्टम एक एक व्यक्ति को पहचानना और समाज से अलग थलग करना, ये जम्मू कश्मीर के आवाम का काम है। फोर्सेस अपना काम कर रही, जम्मू कश्मीर प्रशासन अपना काम करेगा, जम्मू कश्मीर पुलिस अपना काम करेगा, लेकिन हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं भय मुक्त, आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने का। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर के अंदर अभी इंतखाबात का कोई बिगुल नहीं बजा है, लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबी सरगर्मियां अगर कहीं पर है तो वो हल्का इंतखाब, यानी असेंबली हल्का इंतखाब हंदवारा है, जहां पर आज आप देख सकते हैं कि सज्जाद गनी लोन साहब जो कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन भी हैं और इस हल्का इंतखाब से इनका ताल्लुक भी है। हम इस हल्का इंतखाब के अंदर पिछले कुछ दिनों से लगातार सियासी सरगर्मियां देख रहे हैं और सियासी सरगर्मियां सर चढ़कर बोल रही हैं। और यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान वो भी आए रोज यहां पर इज्तिमात, जलसों, कन्वेंशनों का इनेकाद करते हैं और ताबड़तोड़ हमले सज्जाद गनी लोन और उनकी जमात पर करते हैं। और दूसरी जानिब से सज्जाद गनी लोन और उनके जो बाकी सियासी कारकुन हैं वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और चौधरी मोहम्मद रमजान से लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला तक उन्हें हद तनकीद बनाते हैं। तो कुल मिलाकर इस हल्के इंतखाब के अंदर आज सियासी चर्चा है और सियासी सरगर्मियां सर चढ़कर बोल रही हैं। बहरहाल आज सज्जाद गनी लोन इस हल्के इंतखाब के दौरे पर गए हुए थे। खासतौर पर सज्जाद गनी लोन ने उन इलाकों का दौरा किया जिसे हालिया हदबंदी के बाद हंदवारा हल्के के साथ जोड़ा गया, यानी उन इलाकों का उन्होंने, जिसमें रमहाल है, हरदोनू है, तारतपुरा है, और इन्हीं इलाकों का उन्होंने आज दौरा किया, लोगों के साथ मुलाकात की। कई लोग उनकी पार्टी में शामिल भी हुए और इस दौरान उन्होंने आवाम के साथ बातचीत भी की। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए सज्जाद गनी लोन ने 87 के इंतखाबात, कश्मीर में बंदूक जैसे मामलात का जिक्र करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बार फिर तनकीद का निशाना बनाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों से पूछने चाहिए आज की हुकूमत को भी, जो बोलती थी हम पिछला सारा चिट्ठा पिट्ठा निकालने वाले, वो तो नहीं पूछ रहे हैं। हमारी बात है 1987 की रिगिंग, इस पर सवाल पूछना है। जो हजारों कब्रें यहाँ हैं हर गांव में, वो तो जवाब मांग रही है ना कि क्यों चोरी की, जिससे ये बंदूक यहाँ आया। सवाल तो पूछना है। मैं इसमें कोई, हाँ ये अलग बात है, देखिए आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम। ये अलग बात है कि अगर हमने किया होता ओह तो जबरदस्त शोर हो गया होता, बट आई डोंट थिंक वी शुड इंटरप्रेट इट रॉन्गली। उसमें क्या है, वो अच्छा है, ये पॉलिटिक्स में एक प्रोटोकॉल होता है।
बात हंदवाड़ा की ही करते हैं, क्योंकि हंदवाड़ा के अंदर एक अफसोसनाक वाक़ा भी पेश आया है, जिसमें एक 13 साला बच्चे को एक जंगली जानवर ने आज हमला किया और उसे जाम बहक कर 13 साला बच्चा लिपर्ड के हमले में जाम बहक हो गया है। बुरहान अहमद मीर साकिन निछामा को अपने ही घर के बाहर लिपर्ड ने आज हमला किया। हमला करने के बाद इस तेंदुए ने इस बच्चे को दूर तक जो है ले गया, जिससे घर वालों के ताकुब करने के बाद ही जख्मी हालत में इस जंगली जानवर ने छोड़ दिया। लेकिन इस बच्चे की हालत काफ़ी इंतहाई शदीद जख्मी हालत में थे और इस दौरान इसे अगरचे नज़दीकी अस्पताल में भी ले जाया गया, ताहम वहाँ से आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि उससे उसकी लाश जो है फिर यहाँ से वापस आई है। यानी कुल मिलाकर इस इलाके के अंदर अगर देखा जाए तो आए रोज यहाँ पर जंगली जानवरों के हमले इंसानों पर बढ़ रहे हैं। हालांकि लोग बार बार पुकार रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को कोस रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए इकदाम उठाए जाएं, लेकिन वहीं इसी इलाके के अंदर आए रोज इस तरह के वाक़ात हो रहे हैं। माना जा रहा है कि आज जो ये हमला हुआ है इस दौरान यहाँ कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं। यानी अपार्ट फ्रॉम दिस की जो बुरहान अहमद मीर है उसकी मौत वाक़ा हुई है इस हमले के अंदर, वहीं पर कुछ और अफराद जख्मी भी हुए हैं। जानवर वैल्यू इंसान वैल्यू कहें यह गो लगभग चोरम वाक़ा पंचम वाक़ा निचमस मज गवर्नमेंट अपील कर बाबत कर कि हटो तुम इंसान रोज सेफ ये बता नबर नेर कह मे क्या वन गवर्नमेंट नचमस मज आज गई जख्मी तो गई मतलब वाइल्ड लाइफ द्रामत वापस अम बाबत पुलिस अपील। एक और अफसोसनाक खबर, और यह हंदवाड़ा से नहीं बल्कि तापर पट्टन से है, जहां पर एक स्कूटी सवार को एक बस से टक्कर लगी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुए और जख्मी हॉस्पिटल में, अगरचे इस स्कूटी सवार को ट्रॉमा हॉस्पिटल पट्टन ले जा गया, तमाम उसे डॉक्टर ने ब्रॉड डेड करार दिया है, यानी मुर्दा हालत में उसे करार दिया गया है। आपको बताते चले कि तापर पट्टन में यह हादसा पेश आया है, जिसमें एक तेज रफ्तार बस से इस स्कूटी सवार को टक्कर लगी थी। मज़कूरा जो स्कूटर सवार है 24 साल की इसकी उम्र बताई जा रही है। फैजान नबी वानी यानी फैजान नबी वानी साकिन निहालपुरा पट्टन के बतौर इसकी शनाख्त हुई है। इधर इसकी लाश जब उनके आबाई इलाके पहुंच गई तो यहाँ पर सफ़े मातम बिछ गई है। वल्द गुलाम नबी वानी साकिन निहालपुरा आज एक्सीडेंट में यहाँ पे मारा गया। अगर हम इस नेशनल हाईवे की बात करें, यहाँ पे रोज़ाना एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं। अगर कुछ ही दिनों की बात करें, फैजान अहमद गनाई और सज्जाद अहमद कुछ दिन पहले ही जो स्कूटी पे सवार थे वो भी यहाँ पे एक्सीडेंट में मारे गए। वहीं पे अगर आज की बात करें, आज यहाँ पे 26 साला जो फैजान नबी वल्द गुलाम नबी वानी साकिन निहालपुरा जो स्कूटी पे सवार थे और तापर के नज़दीक इसी हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ, यानी गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मारा। तो एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के अंदर जो खुश्क साली है उसकी वजह से ज़राअत शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हासिल है। और आपको पता चले कि 70 साल के बाद इस तरह की खुश्क साली जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जा रही है। पर्टिकुलरली कश्मीर वादी का अगर जिक्र करेंगे तो यहाँ जितने भी आबी वसाइल हैं वो खुश्क पड़े हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये दरियाई जहलम के हैं। जो दरियाई जहलम कभी अपने शबाब पे होता था और आज आप देख सकते हैं कि यहाँ इसकी मिट्टी या जो इसकी निचली तह है वो दिखाई दे रही है। जिस जो दरियाई जहलम की जो पानी की सतह 12, 13, 12 फुट 10 फुट हुआ करती थी, उसकी सतह आज 2.1 फुट तक पहुंच गई है। माना जा रहा है कि यह पहली बार है 70 साल के बाद कि जब बारिशें भी कम हुई हैं और इन दरियाओं का, इन नदी नालों का पानी भी कम हो गया है। बारिश जहां सितंबर के महीने में 20 mm हुई है, यानी 20 मिलीमीटर हुई है, जो 55 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, यानी 70% की कमी बारिशों में भी हुई है। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि यह सब कुदरत और माहौलियात से
छेड़ने के नतीजे में होता है, क्योंकि कश्मीर में भी अब हर तरह की आलूदगी है, जिसके नतीजे में इसका असर इन आबी ज़खायर पर भी पड़ रहा है। मोटी नहीं रहती, एक तवाज़ुन नहीं रहता हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर। अब ये क्यों होता है? इसकी वजह एक तो हम कहते हैं कि हाँ जी ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर सारी दुनिया का ग्लोबली बढ़ रहा है। उसकी भी वजह भी है कि जो ममालिक हैं, बहुत बड़े बड़े ममालिक हैं, उनका जो फॉसिल फ्यूल है, उनकी इंडस्ट्रीज से, उनकी गाड़ियों से वो सारा एटमॉस्फेयर में जाता है, ओजोन लेयर को इफेक्ट करता है, उससे गर्मी जो है वो बढ़ जाती है। अब 20 ममालिक ने मिलकर इस पर काफ़ी अपनी मीटिंग्स वगैरह की और कहा कि हम अगले 2030 तक 1.5 सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देंगे, हम सारे इकदाम करेंगे। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो ज़मीन पर कोई ऐसा इकदाम हमने उनकी तरफ से अभी नहीं देखा, बल्कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो इसको इम्पोर्टेंस दी है यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, वो ये है कि जी समुद्रों के अंदर जो प्लास्टिक वगैरह जा रहा है उसको रोका जाए, क्योंकि वो भी एक फैक्टर है जिससे कि क्लाइमेट चेंज वगैरह होती है। बात देशभक्त यूनिवर्सिटी की, जो कि पंजाब के अंदर है, और वहां पर जो तालिबात हैं नर्सिंग, ग्रेजुएट नर्सिंग की, उनके मुतालिबात को लेकर आपको हमने रूबरू कराया है और आप तक पहुंचाई हुई है। लेकिन आज उनके पेरेंट्स ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाजी मुजाहरा किया। देशभक्त यूनिवर्सिटी में नर्सिंग के तालिब इल्मों की लवाकी ने किया एहतजाज। 3 साल पहले उन्होंने कहा कि एडमिशन हुआ था, लेकिन आज दूसरे कॉलेज में के लिए उन्हें बताया जा रहा है, उनके साथ ज्यादती की जा रही है। गवर्नर से मुतालबा किया गया है कि हुकूमती स्तर पर इस मसले को उठाया जाए और इन तालिबात को या इन तुलबा की जो डिग्रीज है उनके साथ इंसाफ किया जाए। ये आज यहाँ पर इन तालिब इल्मों के वालिदैन ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर एहतजाज के दौरान कहा। देशभक्त यूनिवर्सिटी में निमुत एडमिशन, ताकि देशभक्त यूनिवर्सिटी अच्छी खासा माना जाता है यूनिवर्सिटी। आज सोच देशभक्त यूनिवर्सिटी सारी खुद असल यूनिवर्सिटी करो पन बचन तक एडमिशन, मगर तत करो एडमिशन 7 कैंडिडेटन। सारे दोपक वन 4 सीट यल, वन 4 सीट यल, अभी 2 सीटें खाली है, अभी 2 सीटें खाली है। इस पेरेंट्स से भी कहा गया, मुझे भी कहा गया, इस पेरेंट्स से भी कहा गया, हमने एडमिशन कर लिया है। 3 साल हो गए, 3 साल हमने फीस दिया है, मार्क्स का एग्जाम दिया है, 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। 4थे साल ये बोल रहे हैं हमारे पास 70 सर्टिफिकेट्स है, जो हमारे पास वैलिड है, 70 कैंडिडेट को हम दे सकते हैं। उनको लेना था 60 कैंडिडेट्स, उन्होंने लिए है 200 कैंडिडेट्स। मुझे बताओ 60 कैंडिडेट से इनमें से 200 में से काट लो, बाकी कहाँ जाएंगे? हमारी बेटियों के 3 साल जाया हो गया। तो नज़र था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ मेजबान मीर हिलाल हाजुरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फिर अमान अल्लाह।